नमस्कार मेरे प्यारे YouTube के साथियों, तंत्र लोक में आपका स्वागत है। अब ये तंत्र लोक नाम सुनकर आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ये क्या नया अजूबा है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से इस चीज के लिए सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि ये हमारा एक नया चैनल है जहां पर आप लोगों को कुछ ऐसी डरावनी कहानियां सुनने को मिलने वाली हैं जिन कहानियों को सुनते वक्त आपको लगेगा कि जैसे वो सब कुछ आपकी आंखों के सामने ही हो रहा है। इस चैनल पर आपको तंत्र मंत्र और खौफनाक रहस्यों से जुड़ी हुई लंबी लंबी कहानियां सुनने को मिलने वाली हैं। आज की इस कहानी को सुनकर आप लोग जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश करें, क्योंकि आपके प्यार और सपोर्ट से ही मैं इस चैनल को आगे बढ़ा पाऊंगा। अब मैं आप लोगों का ज्यादा समय खराब ना करते हुए आपको सीधा तंत्र लोक की खौफनाक कहानियों में लेकर चलता हूं, जिनकी शुरुआत हर रोज दिन ढलने के साथ अंधेरा कायम होते ही हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजदेव है और मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। आज जो डरावनी कहानी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं, वो मेरे जीवन में घटी एक बहुत ही भयंकर और डरावनी घटना के बारे में है। दरअसल यह घटना उस वक्त की है जब मैं ट्रक ड्राइविंग का काम किया करता था। आज मुझे ट्रक ड्राइविंग का काम छोड़े हुए लगभग 5 साल का वक्त हो गया है, क्योंकि उस एक रात के बाद मैंने कसम खा ली थी कि मैं दोबारा कभी ट्रक का स्टीयरिंग नहीं पकड़ूंगा। लेकिन एक रात को जब मैं अपने ट्रक को लेकर नागपुर से कलकत्ता की तरफ जा रहा था, तो उस वक्त मैं और मेरा खलासी पप्पू हमारे ट्रक में मौजूद थे। हम 2 लोगों के अलावा उस वक्त तीसरा कोई भी इंसान हमारे ट्रक में मौजूद नहीं था। अगर कुछ मौजूद था तो वह था ट्रक के पीछे की तरफ भरा हुआ बहुत सारा लोहे का सामान। हम लोगों को उस सामान को अगले दिन शाम तक कलकत्ता की ही एक फैक्ट्री में पहुंचाना था। इसी वजह से हम लोग लगातार हमारे ट्रक को चलाते हुए जा रहे थे। पप्पू नया नया काम पर लगा था। उम्र यही कोई 19-20 साल की होगी। बातें बहुत करता था। जब हम चल रहे थे तो वो मुझसे कहने लगा कि उस्ताद, एक दिन मेरा भी अपना ट्रक होगा। उसकी बातें सुनकर मैं बस मुस्कुरा देता था। उसको क्या पता था कि ये सड़कें जितना देती हैं उससे कहीं ज्यादा छीन लेती हैं। शाम ढल चुकी थी और हम झारखंड के उस इलाके से गुजर रहे थे जो ड्राइवरों के बीच काफी बदनाम था। घना जंगल, सुनसान सड़क और मीलों तक न कोई गांव न कोई ढाबा। रात के करीब 11 बज चुके थे। पप्पू मेरे बगल में ऊँघ रहा था और मैं अपनी धुन में गाड़ी चला रहा था। तभी अचानक से मेरे ट्रक ने एक झटका खाया। इंजन से एक अजीब सी आवाज आई और फिर वो पूरी तरीके से बंद हो गया। मैंने दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की, पर कुछ नहीं हुआ। ट्रक सड़क के बीचों बीच खड़ा हो गया। मुझको इस तरह से अचानक से ट्रक के ब्रेक लगाते हुए देखकर मेरा खलासी मुझसे पूछता है कि क्या हुआ उस्ताद, आपने इस तरीके से ट्रक क्यों रोक दिया? तो मैं उससे कहता हूं कि लगता है इंजन में कोई बड़ी खराबी आ गई है। हम दोनों ट्रक से नीचे उतरे। मैंने बोनट खोलकर देखा। मैं थोड़ा बहुत मैकेनिक का काम जानता था, पर इंजन के अंदर जो खराबी थी वो मेरे बस की बात नहीं थी। हम बुरी तरह फंस चुके थे। चारों तरफ घुप अंधेरा था और जंगल से झींगुरों की आवाज के सिवा और कोई आवाज नहीं थी। पप्पू काफी ज्यादा डर गया था। उसने मुझसे कहा कि उस्ताद, अब क्या होगा? यहां तो कोई मदद भी नहीं मिलेगी। मैंने उसे हिम्मत बंधाते हुए कहा कि फिक्र मत कर, सुबह कोई ना कोई गाड़ी तो यहां से गुजरेगी ही, तब तक इंतजार करते हैं। कहने को तो मैंने कह दिया, पर मेरी खुद की हालत खराब थी। इस सुनसान सड़क पर पूरी रात गुजारने का ख्याल ही कंपी छोड़ा रहा था। 1 घंटा गुजरा, फिर 2 घंटे। सड़क पर एक भी गाड़ी नहीं आई। रात के करीब 2 बजे होंगे। हम लगभग उम्मीद छोड़ चुके थे कि तभी दूर से हमें एक पीली रोशनी दिखाई दी। कोई गाड़ी हमारी तरफ आ रही थी। हमारी जान में जान आई। पप्पू खुशी से उछल पड़ा। उस्ताद देखो, कोई आ रहा है। हमने हाथ देकर उसे रुकने का इशारा किया। जैसे जैसे वो गाड़ी पास आई, हमारी हैरानी बढ़ती गई। वो कोई नई गाड़ी नहीं, बल्कि एक बहुत ही पुराना खटारा सा ट्रक था। उस पर इतनी जंग लगी हुई थी कि उसका असली रंग पहचानना मुश्किल था। उसकी सिर्फ एक ही हेडलाइट जल रही थी, वो भी रह रह कर टिमटिमा रही थी। लेकिन सबसे अजीब बात तो यह थी कि उस ट्रक के इंजन की कोई आवाज नहीं थी। वो हमारी तरफ ऐसे बढ़ रहा था जैसे सड़क पर चल नहीं रहा, बल्कि फिसल रहा हो। वो आकर हमारे ट्रक के ठीक बगल में रुका। जैसे ही मैं यह चीज देखता हूं तो मैं काफी ज्यादा सोच में पड़ जाता हूं। मैंने उसके ड्राइवर की तरफ देखा। केबिन के अंदर अंधेरा था, पर जितना भी दिख रहा था उससे हमारे रोंगटे खड़े हो गए। ड्राइवर की सीट पर एक बहुत ही बूढ़ा आदमी बैठा था। उसका चेहरा झुर्रियों का एक जाल था, आंखें अंदर को ढंसी हुई और बिल्कुल भावहीन। पप्पू डर कर मेरे पीछे छिप गया।
मैंने हिम्मत करके उस बूढ़े से पूछा, बाबा मदद करोगे? हमारी गाड़ी खराब हो गई है। बूढ़े ने कुछ बोला नहीं। उसने बस हमारी तरफ देखा और धीरे से अपना सिर हिलाया। वो इतनी धीरे धीरे हिल रहा था कि लग रहा था कि उसका शरीर अभी टूट कर गिर जाएगा। वो नीचे उतरा और लंगड़ाता हुआ हमारे ट्रक के इंजन के पास आया। उसने बस एक नजर अंदर डाला और फिर हमारी तरफ देखकर नामे सिर हिला दिया। उसका मतलब साफ था कि यह उससे ठीक नहीं होगा। हमारी बची खुची उम्मीद भी टूट गई। पप्पू लगभग रोने वाला था। तभी उस बूढ़े ने एक इशारा किया। उसने पहले अपनी उंगली से जंगल के अंदर की तरफ इशारा किया और फिर 2 उंगलियां बनाकर चलने का इशारा किया। वो हमें बता रहा था कि यहां से कुछ किलोमीटर अंदर एक जगह है जहां मदद मिल सकती है। मैंने पूछा, बस्ती है कोई गांव? उसने फिर से सिर हिलाया। फिर उसने अपने ट्रक की तरफ इशारा किया और फिर हमारे ट्रक की तरफ, जैसे कह रहा हो कि वो हमें वहां तक खींच कर ले जा सकता है। अब मैं सोच में पड़ गया कि इसकी बात पर यकीन करूं या नहीं। एक तरफ इस भयानक सन्नाटे से निकलने का एक मौका था और दूसरी तरफ ये अजीब रहस्यमयी बूढ़ा और उसका भुतहा ट्रक। कुछ तो था जो ठीक नहीं था। कोई इंसान इतनी रात को इस खटारा ट्रक के साथ इस वीरान सड़क पर क्या कर रहा है? पर हमारे पास और कोई चारा भी नहीं था। मैंने पप्पू की तरफ देखा। उसकी आंखों में इतनी दहशत थी कि मैंने फैसला कर लिया। मैंने बूढ़े को हाँ में सिर हिलाकर इशारा किया। उस बूढ़े ने अपने ट्रक से एक मोटी जंग लगी हुई जंजीर निकाली और हमारे ट्रक के अगले हिस्से में बांध दी। इस पूरी प्रक्रिया में उसने एक भी शब्द नहीं बोला। उसका हर काम इतना शांत और धीमा था कि वो और भी डरावना लग रहा था। उसने हमें ट्रक के अंदर बैठने का इशारा किया। हम जाकर बैठ गए। उसने अपना ट्रक स्टार्ट किया, पर कोई आवाज नहीं हुई। कोई इंजन नहीं गरजा, कोई वाइब्रेशन नहीं हुई। बस वो खटारा ट्रक आगे बढ़ने लगा और अपने पीछे हमारे भारी भरकम ट्रक को ऐसे खींच रहा था जैसे वो कोई खिलौना हो। अब हम हाईवे से उतरकर एक कच्चे संकरे रास्ते पर जंगल के अंदर जा रहे थे। वो रास्ता इतना सुनसान था कि लग रहा था सालों से उस पर कोई नहीं चला होगा। दोनों तरफ घने पेड़ थे जो ऊपर आकर एक दूसरे से मिल गए थे, जिससे एक सुरंग सी बन गई थी। पप्पू ने मेरे कान में फुसफुसाकर कहा, उस्ताद, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये हमें कहाँ ले जा रहा है? मैंने कहा, चुप रह, अब जो भी है देखना ही पड़ेगा। पर अंदर से मैं भी बुरी तरह डरा हुआ था। मेरा 25-30 साल का तजुर्बा चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। करीब 15-20 मिनट उस डरावने रास्ते पर चलने के बाद जंगल अचानक से खत्म हो गया और हम एक बड़ी सी खुली जगह में आ गए। और वहां जो मंजर हमने देखा, उसे देखकर हमारी आत्मा तक कांप गई। वो कोई बस्ती या गांव नहीं था, वो ट्रकों का एक कब्रिस्तान था। हमारी आंखों के सामने जहां तक नजर जा रही थी, सिर्फ ट्रक ही ट्रक खड़े थे। दर्जनों ट्रक, कुछ जले हुए, कुछ कुचले हुए, कुछ जंग खाकर मिट्टी में मिलते हुए। हर मॉडल, हर जमाने के ट्रक वहां मौजूद थे। वो सब बेतरतीब खड़े थे, जैसे किसी ने उन्हें लाकर बस छोड़ दिया हो। हवा में एक अजीब सी नमी, जंग और सड़ांध की गंध फैली हुई थी। पप्पू जोर से चीखा, ये क्या है उस्ताद? ये कैसी जगह है? मेरी जुबान भी लड़खड़ा गई थी। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं देखा था। वो जगह किसी दूसरी ही दुनिया का हिस्सा लग रही थी। हमारे आगे चल रहा वो खटारा ट्रक उस कब्रिस्तान के बीचों बीच जाकर रुक गया। वहां पर एक छोटी सी झोपड़ी बनी हुई थी। झोपड़ी के बाहर एक लालटेन जल रही थी, जिसकी रोशनी में वो पूरा मंजर और भी भयानक लग रहा था। बूढ़ा ड्राइवर अपने ट्रक से उतरा और हमें भी उतरने का इशारा किया। उसके चेहरे पर अब भी कोई भाव नहीं था। उसने झोपड़ी की तरफ इशारा किया, जैसे कह रहा हो कि मैकेनिक अंदर है। हमारे पैर जमीन में जम गए थे। हम उस जगह से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ना चाहते थे, पर उस बूढ़े की धंसी हुई आंखों में कुछ ऐसा था कि हम मना नहीं कर पाए। हम कांपते हुए कदमों से उसके पीछे पीछे उस झोपड़ी की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही हम झोपड़ी के दरवाजे पर पहुंचे, अंदर से किसी के बोलने की आवाज आई। एक बहुत ही भारी और खुरदरी आवाज। आ गया राम भरोसे, ले आया नए मेहमानों को। हम दरवाजे पर ही ठिठक गए। बूढ़े ने हमें अंदर जाने का इशारा किया। हमने डरते डरते अंदर झांका। झोपड़ी के अंदर का दृश्य बाहर से भी ज्यादा खौफनाक था। वहां 4-5 और लोग बैठे हुए थे। वो सब के सब ड्राइवरों जैसे ही दिख रहे थे और सब के सब उस बूढ़े की तरह ही बुजुर्ग और कमजोर थे। उनके चेहरे उदास और आंखें खाली थीं। वो सब हमें ही घूर रहे थे। जिस आदमी ने बोला था वो एक चारपाई पर बैठा था।
उसने हमारी तरफ देखकर एक अजीब सी मुस्कान दी। उसने कहा, आओ आओ, डरो मत, अब यही तुम्हारा भी घर है। तभी जिस बूढ़े ने हमें यहां तक लाया था वो हमारी तरफ पलटा और पहली बार उसके पत्थर जैसे चेहरे पर एक भाव आया। वो मुस्कुराया, एक बहुत चौड़ी अप्राकृतिक मुस्कान, और उसी पल झोपड़ी का दरवाजा हमारे पीछे एक जोरदार आवाज के साथ बंद हो गया। पप्पू की चीख उस अंधेरी बंद झोपड़ी में ऐसे गूंजी जैसे किसी जानवर को कटने से पहले उसकी आखिरी आवाज गूंजती है। मेरे कान सुन्न पड़ गए थे और दिमाग खाली हो गया था। मौत जब सामने खड़ी हो तो सोचने समझने की ताकत खत्म हो जाती है। हमारे चारों तरफ अंधेरा इतना घना था कि अपना हाथ तक नहीं दिख रहा था, पर मैं उन लोगों की मौजूदगी महसूस कर सकता था। उनकी धीमी खुरचन जैसी चाल, उनकी सड़ी हुई सांसों की गंध और वो ठंडक, ऐसी ठंडक जो किसी मुर्दा घर में महसूस होती है। जैसे ही पप्पू ने चीख मारी तो मैंने फौरन उसको अपनी तरफ खींचा और उसके मुंह पर हाथ रख दिया। वो बुरी तरह छटपटा रहा था। मैंने उसके कान में फुसफुसाया कि चुप, एकदम चुप, आवाज करेगा तो मरेंगे। मेरी आवाज में शायद इतना खौफ था कि पप्पू एक पल के लिए शांत हो गया। बस उसके कांपते हुए शरीर से उसकी दहशत का अंदाजा हो रहा था। वो खुरचन की आवाजें अब हमारे बिल्कुल करीब आ रही थीं। मुझे लगा बस अब किसी का बर्फीला हाथ मेरे कंधे पर आएगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन तभी अचानक से ही झोपड़ी के कोने में रखी लालटेन एक हल्की सी आवाज के साथ फिर से जल उठी और उस पीली कांपती हुई रोशनी में जो हमने देखा वो किसी भी जहन्नुम के मंजर से बदतर था। वो पांचों लोग हमें घेर कर खड़े थे। उनके चेहरे अब साफ दिख रहे थे। सूखी खींची हुई चमड़ी हड्डियों से चिपकी हुई थी। उनकी आंखें खोखली और काली थीं, जैसे किसी ने उनमें से जिंदगी खींच कर निकाल दी हो। उन्होंने ड्राइवरों वाले ही पुराने फटे हुए कपड़े पहने थे, जिन पर खून और तेल के सूखे हुए धब्बे थे। वो हिल नहीं रहे थे, बस हमें घूर रहे थे। चारपाई पर बैठा वो आदमी, जो शायद उनका सरदार था, धीरे से खड़ा हुआ। उसकी लंबाई बहुत ज्यादा थी और वो झुका हुआ था। उसने अपनी गर्दन एक अजीब से झटके से टेढ़ी की, जिससे एक आवाज आई। उसने अपनी सूखी खुरदरी आवाज में मुझसे कहा कि डर गए? डरना भी चाहिए। नया नया खून जब इस डेरे में आता है तो पहले पहले डरता ही है। उसकी यह बात सुनकर मेरे अंदर का सारा डर गुस्से में बदलने लगा। मैंने अपनी कांपती हुई आवाज को काबू में करते हुए उससे कहा कि कौन हो तुम लोग और हमें यहां क्यों लाए हो? जाने दो हमें। मेरी यह बात सुनकर वो सरदार हंसा। वो हंसी नहीं थी जैसे कोई रेत पर पत्थर घसीट रहा हो। जाने दो? हाँ हाँ हाँ, यहां जो एक बार आ जाता है वो वापस नहीं जाता ड्राइवर। ये मुर्दा ट्रकों का डेरा है। हम सब वो बदनसीब हैं जिन्हें इस जालिम सड़क ने निगल लिया। किसी का ट्रक खाई में गिरा, कोई पेड़ से टकराया, किसी को लुटेरों ने मार दिया। हमारी लाशें यहीं जंगलों में सड़ती रहीं, पर हमारी आत्माएं यहीं भटकती रह गईं। ये ट्रक हमारी कब्रें हैं और ये झोपड़ी हमारी महफिल। तभी एक और बूढ़े ने, जिसकी एक आंख नहीं थी, आगे बढ़कर कहा कि अकेले अकेले मन नहीं लगता भाई, महफिल जमाने के लिए नए लोगों की जरूरत पड़ती है, तुम जैसे गर्मा गर्म खून वाले। ये सुनकर पप्पू फिर से सिसकने लगा। मैंने उससे कहा कि देखो, हम तुम्हारा दर्द समझते हैं, पर इसमें हमारी क्या गलती है? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरी बात सुनते ही वो सरदार चिल्लाया, गलती? तुम जिंदा हो, यही तुम्हारी गलती है। तुम इस सड़क पर चल रहे हो, यही तुम्हारी गलती है। ये सड़क भूखी है, इसे हर कुछ वक्त में एक जान चाहिए होती है। जब कोई नहीं मिलता तो हम उसे बुला लेते हैं, जैसे आज तुम्हें बुलाया है। अब मुझे समझ में आ गया था कि इनसे रहम की भीख मांगना बेकार है। अगर यहां से निकलना है तो लड़ना होगा या फिर भागना होगा। मेरी नजरें तेजी से झोपड़ी का जायजा लेने लगी। दरवाजा बंद था और उस पर राम भरोसे वही बूढ़ा जो हमें लाया था खड़ा था। झोपड़ी की दीवारें पुरानी लकड़ी और जंग लगी टिन की चादरों से बनी थी। तभी मेरी नजर मेरे ठीक पीछे की दीवार पर पड़ी, जहां एक बड़ा सा छेद था जिसे एक पुरानी बोरी से ढका गया था। मुझे लगा कि शायद यही एक रास्ता हो सकता है। मैंने पप्पू की तरफ देखा और आंखों ही आंखों में उसे तैयार रहने का इशारा किया। वो मेरी बात समझ गया था। उनका सरदार अपनी भयानक कहानी सुनाए जा रहा था। आज रात तुम्हारी पहली रात है। आज हम तुम्हें सिर्फ छकेंगे, तुम्हारी गर्मी का पहला घूंट लेंगे। जैसे ही उसने अपना हाथ हमारी तरफ बढ़ाया, मैंने अपनी पूरी ताकत से पास रखी एक पुरानी मेज को उन पर धकेल दिया और मैं चिल्लाया, भाग पप्पू,
मेज के गिरने से उन्हें संभलने में 1-2 सेकंड लगे। बस उतना ही वक्त काफी था। हम पलटे और मैंने उस बोरी को खींचकर दीवार के छेद से बाहर छलांग लगा दी। मेरे पीछे पप्पू भी कूद गया। हम झोपड़ी से बाहर उस ट्रकों के कब्रिस्तान में थे, पर हमारी आजादी बस कुछ पलों की थी। झोपड़ी के अंदर से गुस्से से भरी हुई चीखें सुनाई दी, पकड़ो इन्हें, जाने ना पाएं। हम भागे। हमारी जिंदगी के लिए वो हमारी सबसे तेज दौड़ थी। हम उन मुर्दा ट्रकों के बीच से रास्ता बनाते हुए भाग रहे थे। वो कब्रिस्तान एक भूल भुलैया जैसा था। हर तरफ जंग लगे हुए लोहे के ढांचे खड़े थे, पर वो आत्माएं हमसे कहीं ज्यादा तेज थीं। वो दौड़ नहीं रही थी, वो बस प्रकट हो रही थी। एक पल वो हमारे पीछे होते, अगले ही पल हमारे सामने एक ट्रक के ऊपर खड़े दिखते। उनकी खोखली आंखें अंधेरे में जुगनुओं की तरह चमक रही थीं। हवा में अब कानाफूसी की आवाजें गूंज रही थीं। कहां जाओगे राजदेव, ये सड़क अब तुम्हारी मंजिल है। ये आवाजें हर तरफ से आ रही थीं, हमें पागल कर रही थीं। हम अपने ट्रक की तरफ भागने की कोशिश कर रहे थे। मुझे लगा कि अगर हम अपने ट्रक तक पहुंच गए तो शायद बच जाएंगे, पर जैसे ही हम अपने ट्रक के पास पहुंचे, हमारे पैर वहीं जम गए। हमारे ट्रक के बोनट पर वही बूढ़ा राम भरोसे बैठा हुआ था। वो उसी भयानक तरीके से मुस्कुरा रहा था और धीरे धीरे ताली बजा रहा था। बहुत तेज भागते हो, उसने कहा, पर अपनी कब्र से कोई कितनी दूर भाग सकता है। हम बुरी तरह हाँफ रहे थे। चारों तरफ से उन आत्माओं ने हमें घेर लिया था। बचने का कोई रास्ता नहीं था। हम थक चुके थे और वो ताजे दम थे, क्योंकि मुर्दे कभी नहीं थकते। तभी मेरी नजर एक पुराने गोल से आयल टैंकर पर पड़ी। वो बाकी ट्रकों से थोड़ा अलग थलग खड़ा था और उसका केबिन का दरवाजा वो थोड़ा सा खुला हुआ था। मेरे दिमाग में बिजली सी कौंधी। मैंने पप्पू का हाथ पकड़ा और चिल्लाया, उधर। हम उस टैंकर की तरफ भागे। आत्माएं हम पर झपटी। एक का ठंडा हाथ मेरे कंधे पर पड़ा और ऐसा लगा जैसे किसी ने जलती हुई बर्फ रख दी हो। दर्द से मेरी चीख निकल गई, पर मैं रुका नहीं। हमने अपनी पूरी ताकत से खुद को टैंकर के केबिन में झोंक दिया और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। दरवाजे के बंद होते ही बाहर की सारी आवाजें एकदम से शांत हो गईं। एक अजीब सी खामोशी छा गई। हमने दरवाजे की झिड़ी से बाहर झांका। वो सभी आत्माएं टैंकर से कुछ दूरी पर खड़ी हमें घूर रही थी। मुझे लगा कि जैसे वो इस टैंकर के अंदर आने से डर रही हों या आ नहीं सकती हों। हमें एक पल के लिए सांस लेने का मौका मिला। हम एक अस्थायी जेल से निकलकर दूसरी में आ गए थे, पर कम से कम यहां हम सुरक्षित महसूस कर रहे थे। जैसे ही हमारी आंखें केबिन के अंधेरे की आदी हुई, हमें अंदर का सामान दिखा। सीट फटी हुई थी, डैशबोर्ड टूटा हुआ था, पर सीट के बगल में कुछ पड़ा था। वो एक पुरानी चमड़े के जिल्द वाली लॉगबुक थी, किसी ड्राइवर की डायरी। मैंने कांपते हाथों से उसे उठाया और खोला। उसके पन्ने पीले और नाजुक हो चुके थे। लिखावट पुरानी थी, स्याही से लिखी हुई। उसमें तारीखें, शहरों के नाम और तेल का हिसाब लिखा था। मैं आखिरी पन्नों पर पहुंचा। वहां लिखावट बदल गई थी। अब वो जल्दी में और कांपते हुए हाथों से लिखी गई थी। तारीख 14 अक्टूबर 1982। आज ट्रक फिर खराब हो गया, उसी जगह। ये सड़क सच में भुतहा है। रात हो रही है और मुझे डर लग रहा है। एक बूढ़े ने मदद की पेशकश की है। कह रहा है पास में बस्ती है। कुछ ठीक नहीं लग रहा, पर कोई और चारा भी नहीं है। जैसे ही मैंने ये पढ़ा तो मुझे समझ में आ गया कि यह तो बिल्कुल हमारी ही कहानी है। मैंने अगला पन्ना पलटा। तारीख 15 अक्टूबर 1982। मैं फंस गया हूं। ये बस्ती नहीं, कब्रगाह है। ये सब मुर्दे हैं, मरे हुए ड्राइवर। वो मुझे जाने नहीं दे रहे। कहते हैं मैं अब उन्हीं में से एक हूं। उन्होंने मुझे इस टैंकर में बंद कर दिया है। वो अंदर नहीं आते। शायद इस टैंकर के मालिक से डरते हैं। वो भी उन्हीं में से एक था, पर वो सबसे अलग था, सबसे ताकतवर। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं वहीं पढ़ रहा था जो हमारे साथ हो रहा था। तभी अचानक से ही केबिन के अंदर का तापमान गिरने लगा। इतनी ठंड पड़ने लगी कि हमारे मुंह से भाप निकलने लगी। बाहर वो कानाफूसी की आवाजें बंद हो गईं। उनकी जगह एक अजीब लयबद्ध मंत्रोच्चार जैसी आवाज आने लगी। वो सभी आत्माएं एक साथ कुछ बुदबुदा रही थीं। पप्पू ने डर से कांपते हुए टूटे हुए शीशे से बाहर देखा और उसकी आवाज में जो दहशत थी उसने मेरे खून को जमा दिया। उस्ताद, वो सब आपके ट्रक की तरफ देख रहे हैं। मैंने बाहर देखा। वो एक अविश्वसनीय और खौफनाक मंजर था। वो सभी आत्माएं दर्जनों की तादाद में अब उस टैंकर को भूल चुकी थीं।
वो सब एक घेरा बनाकर हमारे ट्रक के चारों तरफ खड़ी थी। वो सब हमारे ट्रक को घूर रही थी और वो अजीब सा मंत्र पढ़े जा रही थी। उनके मंत्रोच्चार के साथ हमारे ट्रक के आसपास की हवा में एक लहर सी उठने लगी और तभी एक आवाज आई। वो आवाज उन आत्माओं की नहीं थी, वो उन सब से कहीं ज्यादा गहरी, भारी और ताकतवर थी। वो एक गुर्राहट थी, एक ऐसी गुर्राहट जो जमीन को कंपा रही थी। और वो आवाज वो हमारे ट्रक के कंटेनर के अंदर से आ रही थी। दोस्तों, हमारे ट्रक के कंटेनर के अंदर से आती वो गुर्राहट किसी जानवर की नहीं थी, वो उससे कहीं ज्यादा गहरी, पुरानी और भयानक थी। ऐसा लगा जैसे जमीन के नीचे से कोई पहाड़ अपनी नींद से जाग रहा हो। उस एक आवाज ने उस कब्रिस्तान में मौजूद हर दूसरी आवाज को खामोश कर दिया। झींगुरों का शोर बंद हो गया, हवा थम गई और वो दर्जनों आत्माएं जो अब तक मंत्र पढ़ रही थीं, वो भी चुप हो गईं। वो सब अब किसी मूर्ति की तरह खड़ी थीं। उनके खोखले चेहरे हमारे ट्रक की तरफ उठे हुए थे, जैसे वो किसी देवता के प्रकट होने का इंतजार कर रही हो। टैंकर के अंदर हम दोनों की हालत ऐसी थी जैसे किसी ने हमारे शरीर से सारा खून निचोड़ लिया हो। पप्पू मेरे कंधे को इतनी जोर से पकड़े हुए था कि मुझे दर्द हो रहा था, पर उस दर्द का एहसास उस खौफ के सामने कुछ भी नहीं था जो हमारी रगों में दौड़ रहा था। उसने मुझसे पूछा कि उस्ताद, ये क्या था? उसकी आवाज एक दबी हुई सिसकी में बदल गई थी। मैं कुछ बोल नहीं पाया। मेरी नजरें उस डायरी के आखिरी पन्ने पर अटकी हुई थीं। वो भी उन्हीं में से एक था, पर वो सबसे अलग था, सबसे ताकतवर। अब मैं सोचने लगा कि क्या इसका मतलब ये था कि हम खुद अपने ट्रक में अपनी मौत को ढोकर यहां तक लाए हैं। वो लोहे का सामान, वो फैक्ट्री, वो कलकत्ता, क्या वो सब एक धोखा था, एक जाल था जो हमें इस जहन्नुम तक लाने के लिए बिछाया गया था? लेकिन फिर मैंने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है, हम तो एक जानी मानी ट्रांसपोर्ट कंपनी के लिए काम करते हैं। पर फिर उस रात जो कुछ भी हो रहा था, उसमें से कौन सी चीज ऐसी थी जो हो सकती थी? तभी हमारे ट्रक का कंटेनर हिलने लगा, पहले धीरे धीरे, जैसे अंदर कोई भारी चीज करवट ले रही हो, फिर और जोर से। लोहे का वो विशाल बक्सा ऐसे कांप रहा था जैसे वो किसी भूकंप के केंद्र पर खड़ा हो। कंटेनर की दीवारों पर अंदर से कोई चीज जोर जोर से टकरा रही थी। हर चोट के साथ ट्रक के टायर चरमरा उठते। बाहर खड़ी आत्माएं अब फिर से हरकत में आ गईं। वो अपने घुटनों पर बैठ गईं और अपने सूखे हाथ जोड़कर हमारे ट्रक के सामने सिर झुका दिया। उनका मंत्रोच्चार फिर से शुरू हो गया, पर इस बार वो और भी तेज और भी उन्मादी था। वो किसी की इबादत कर रही थी, अपने मालिक की, जो अब जाग रहा था। कंटेनर के दरवाजे पर लगा भारी भरकम ताला, जिसे सिर्फ फैक्ट्री में ही खोला जा सकता था, अब चटकने लगा था। धातु के तनावग्रस्त होने की एक तीखी आवाज आ रही थी। ताले के आसपास की लोहे की चादर अंदर के दबाव से बाहर की तरफ उभरने लगी थी, जैसे कोई चीज उसे फाड़कर बाहर निकलना चाहती हो। पप्पू ने अपनी आंखें बंद कर ली थीं और जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ रहा था, पर उसकी आवाज डर के मारे टूट रही थी। मैं जानता था कि अब कोई प्रार्थना काम नहीं आने वाली। उस टैंकर का केबिन, जो अब तक हमें एक पनाहगाह लग रहा था, अब एक पिंजरा बन चुका था, जहां से हम अपनी मौत का तमाशा देखने के लिए मजबूर थे। मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। मैं बस उस विनाश को देख रहा था जो हमारे ही ट्रक से निकलने वाला था। तभी न जाने कैसे मेरी उंगलियों ने उस पुरानी डायरी को और कसकर पकड़ लिया। मुझे लगा कि शायद यही आखिरी सहारा था। मैंने पागलों की तरह उसके पन्ने पलटने शुरू कर दिए। मैं सोचने लगा कि क्या पता उस ड्राइवर ने कुछ और भी लिखा हो, कोई रास्ता, कोई सुराग। मैं पन्ने पलटता गया। हर पन्ने पर वही हिसाब किताब, वही शहरों के नाम। कोई उम्मीद नहीं थी। मैं लगभग हार मान चुका था कि तभी मेरी नजर डायरी के सबसे पिछले गत्ते वाले कवर के अंदरूनी हिस्से पर पड़ी। वहां पेंसिल से बहुत ही हल्के हाथ से कांपते हुए कुछ लिखा था। लिखावट इतनी हल्की थी कि पहली नजर में दिखती भी नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने अपने आखिरी पलों में अंधेरे में टटोलते हुए लिखा हो। मैंने उसे लालटेन की पीली रोशनी के करीब लाकर पढ़ने की कोशिश की। उस पर लिखा था, बूढ़े की छाती में अब भी आग है, वही रास्ता है, सूरज ही बचाएगा, पर सूरज से पहले आग। अब यह पढ़कर मैं और भी ज्यादा सोच में पड़ गया। बूढ़े की छाती में आग है, यह कैसी पहेली थी? कौन बूढ़ा? राम भरोसे? नहीं, वो तो खुद उन्हीं में से एक था। तो फिर कौन? मैंने फिर से उन शब्दों को पढ़ा, बूढ़े की छाती।
मेरी नजर अचानक उस टैंकर के डैशबोर्ड पर पड़े एक पुराने परमिट पर गई। उस पर ट्रक का मॉडल और मालिक का नाम लिखा था। मॉडल था टाटा 1210। ये ट्रक ड्राइवरों के बीच बूढ़ा शेर के नाम से मशहूर थे। और फिर मेरे दिमाग में बिजली कौन थी, मैं समझ गया। बूढ़ा मतलब ये टैंकर, और छाती मतलब इसका टैंक। ये एक ऑयल टैंकर था। इसके अंदर अब भी थोड़ा बहुत तेल या उसकी गाद बची होगी। वही रास्ता है, आग। मैं समझ गया कि वो ड्राइवर हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा था। आग। सूरज की रोशनी से ये डरते हैं, और आग भी तो रोशनी और गर्मी का ही रूप है। यही हमारा एकमात्र हथियार था। मैंने पप्पू को झंझोड़ा, पप्पू उठ, मेरी बात सुन। उसने डरी हुई आंखों से मेरी तरफ देखा। मैंने उसे डायरी दिखाई और जल्दी जल्दी अपना प्लान समझाया। देख, ये एक ऑयल टैंकर है। इसके टैंक में जरूर कुछ तेल बचा होगा। अगर हम किसी तरह उसमें आग लगा दें तो एक बड़ा धमाका होगा। आग की लपटों से शायद ये आत्माएं डरकर पीछे हट जाएं और हमें भागने का मौका मिल जाए। पप्पू के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। वो शायद सदमे में था। उसने कहा कि पर उस्ताद, धमाके में तो हम भी जल जाएंगे। मैंने उससे कहा कि शायद जल जाएं और शायद बच भी जाएं, पर अगर यहीं बैठे रहे तो मौत पक्की है, और वो मौत जलने से कहीं ज्यादा भयानक होगी। हमें ये खतरा उठाना ही पड़ेगा। बाहर हमारे ट्रक का कंटेनर अब अपनी आखिरी हद पर था। लोहे की चादरें मुड़कर फटने लगी थीं और अंदर से आती गुर्राहट अब एक गुस्से से भरी दहाड़ में बदल चुकी थी। ताला किसी भी पल टूट सकता था। मेरे पास सोचने का और वक्त नहीं था। मैंने कहा कि पप्पू देख, केबिन में माचिस या लाइटर ढूंढ, जल्दी कर। हम दोनों पागलों की तरह उस पुराने केबिन को खंगालने लगे। डैशबोर्ड के ग्लोव बॉक्स में, सीटों के नीचे, हर जगह, पर कुछ नहीं मिला। तभी पप्पू चिल्लाया, उस्ताद ये देखो। उसके हाथ में एक छोटी सी डिब्बी थी, बीड़ी की डिब्बी, और उसके अंदर एक पुरानी घिसी हुई माचिस थी। हमने कांपते हाथों से उसे खोला। अंदर सिर्फ 3 तीलियां बची थीं, सिर्फ 3 मौके। अब सवाल था कि आग लगाएं कैसे। हम केबिन के अंदर बंद थे। बाहर निकलना मतलब सीधा उन आत्माओं के चंगुल में जाना। मेरी नजर टैंकर के फर्श पर पड़ी। ड्राइवर की सीट के ठीक नीचे, जहां से गियरबॉक्स जुड़ता है, वहां एक छोटी सी मेटल की प्लेट थी जो नट बोल्ट से कसी हुई थी। मैंने सोचा कि शायद इंजन की मरम्मत के लिए बनाई गई होगी। अगर हम उसे खोल पाए तो शायद नीचे टैंक तक पहुंचने का कोई रास्ता मिल जाए। मैंने अपनी जेब से ट्रक के टूल किट की चाबियों का गुच्छा निकाला। भगवान का शुक्र था कि वो मेरे पास था। मैंने सही साइज का पाना ढूंढा और उन जंग लगे हुए बोल्ट्स पर लगा दिया। तभी बाहर एक कान फाड़ देने वाली आवाज आई। हमारे ट्रक के कंटेनर का ताला टूट चुका था। दरवाजे अब धीरे धीरे खुल रहे थे। अंदर से आती गुर्राहट और भी बढ़ गई थी, और उसके साथ एक असहनीय बदबू, जैसे हजारों लाशें एक साथ सड़ रही हों, बाहर आने लगी थी। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर बोल्ट घुमाने शुरू किए। वो सालों से जंग खा रहे थे, हिल भी नहीं रहे थे। पप्पू भी मेरी मदद करने लगा। हमारा पूरा शरीर पसीने से भीग गया था। पहला बोल्ट खुला, फिर दूसरा। कंटेनर के दरवाजे अब लगभग 1 फुट खुल चुके थे। अंदर से हमें 2 बड़ी लाल आंखें चमकती हुई दिखाई दी। वो किसी जानवर की आंखें नहीं थीं, वो आग के दहकते हुए गोले थे। तीसरा बोल्ट खुला। अब सिर्फ एक बचा था। मैंने उस पर पाना लगाया और अपनी पूरी जान लगा दी। आखिरी बोल्ट भी खुल गया। हमने जल्दी से वो प्लेट हटाई। नीचे घुप अंधेरा था, पर तेल और ग्रीस की एक बहुत तेज गंध आ रही थी। नीचे ही टैंक का ऊपरी हिस्सा था। मैंने पप्पू से कहा, माचिस दे। उसने कांपते हाथों से डिब्बी मेरी तरफ बढ़ाई। मैंने एक तीली निकाली। मेरे हाथ इतने कांप रहे थे कि मुझे डर था मैं उसे जला भी नहीं पाऊंगा। बाहर कंटेनर के दरवाजे अब पूरी तरह खुल चुके थे। अंदर से एक विशाल काला साया बाहर निकल रहा था। उसका कोई निश्चित आकार नहीं था, वो बस अंधेरे का एक चलता फिरता पहाड़ था जिसमें वो 2 दहकती हुई लाल आंखें लगी थीं। मैंने अपनी आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और माचिस की तीली को डिब्बी पर रगड़ा। तीली नहीं जली। मैंने दोबारा कोशिश की, फिर से वही हुआ। माचिस की तीलियां शायद नमी की वजह से खराब हो गई थी। अब मेरे हाथ में सिर्फ एक आखिरी तीली बची थी, एक आखिरी उम्मीद। बाहर वो मालिक पूरी तरह से कंटेनर से बाहर आ चुका था। वो हवा में ऊपर उठ रहा था और भी विशाल होता जा रहा था। उसने हमारी तरफ देखा और उसकी दहकती आंखों में हमें अपनी मौत साफ नजर आ रही थी। मैंने आखिरी तीली को अपनी सूखी कमीज पर कई बार रगड़ा ताकि उसकी नमी खत्म हो जाए। फिर मैंने अपनी आंखें बंद की
भगवान का नाम लिया और उसे डिब्बी पर रगड़ दिया। एक हल्की सी आवाज हुई और तीली जल उठी, एक छोटी सी कांपती हुई लौ। उस जहन्नुम में वो किसी चमत्कार जैसी लग रही थी। मैंने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। मैंने उस जलती हुई तीली को नीचे उस अंधेरे छेद में फेंक दिया और फिर एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। और अगले ही पल एक कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ। टैंकर के नीचे से आग का एक विशाल गोला निकला जो आसमान की तरफ उठा। उस धमाके ने पूरे कब्रिस्तान को हिलाकर रख दिया। हमारी आंखों के सामने एक तेज सफेद रोशनी कौंधी और धमाके के झोंके ने हमारे टैंकर को एक खिलौने की तरह हवा में उछाल दिया। मैं बस इतना ही देख पाया। उसके बाद सब कुछ अंधेरा हो गया। धमाके की वो कान फाड़ देने वाली आवाज और वो अंधी कर देने वाली सफेद रोशनी। उसके बाद सब कुछ खामोश और काला हो गया। मुझे नहीं पता मैं कितनी देर बेहोश रहा, कुछ मिनट या कुछ घंटे। जब मुझे होश आया तो मेरा सिर ऐसे फट रहा था जैसे किसी ने मेरे दिमाग के अंदर हथौड़े चला दिए हों। मेरे कानों में अब भी एक तेज आवाज गूंज रही थी। हवा में जली हुई धातु, पेट्रोल और जले हुए मांस की एक अजीब सी गंध फैली हुई थी। मैंने हिम्मत करके अपनी आंखें खोली। पहले तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि मैं कहाँ हूं। मेरे चारों तरफ तबाही का मंजर था। जिस पुराने ऑयल टैंकर के केबिन में हम छुपे थे वो अब लोहे के एक चिथड़े में बदल चुका था। धमाके ने उसे फाड़ कर रख दिया था और मैं उसके मलबे से कुछ दूर जमीन पर पड़ा हुआ था। मैंने सोचा कि शायद धमाके के झटके ने मुझे बाहर फेंक दिया होगा। मेरे पूरे शरीर में तेज दर्द हो रहा था और मेरे कंधे से खून बह रहा था, पर मैं जिंदा था। मैंने उठने की कोशिश की। मेरे शरीर के हर जोड़ ने दर्द से जवाब दिया, पर मैंने हार नहीं मानी। मैं किसी तरह अपने घुटनों पर खड़ा हुआ और चारों तरफ देखा। ट्रकों का वो कब्रिस्तान अब आग का एक दरिया बन चुका था। धमाके ने कई मुर्दा ट्रकों में आग लगा दी थी। आग की लपटें आसमान की तरफ उठ रही थीं और उस भयानक जगह को एक नारकीय रोशनी से भर रही थी। अब मैं सोचने लगा कि वो आत्माएं, वो मरे हुए ड्राइवरों की आत्माएं कहाँ गईं? वो कहीं नजर नहीं आ रही थी। मुझे लगा कि जैसे आग की रोशनी और गर्मी ने उन्हें भगा दिया हो या शायद जलाकर राख कर दिया हो। फिर मेरी नजर उस जगह पर गई जहां हमारा ट्रक खड़ा था। वहां अब कुछ नहीं था, बस जमीन में एक बहुत बड़ा काला और गहरा गड्ढा था। गड्ढे के किनारों की मिट्टी पिघलकर शीशे जैसी बन गई थी। उस मालिक का कोई नामो निशान नहीं था। मेरे मन में सवाल आया, क्या वो उस धमाके में मारा गया या बस वापस अपने जहन्नुम में लौट गया? मैं नहीं जानता था और सच कहूं तो जानना भी नहीं चाहता था। तभी मुझे याद आया, पप्पू। एकदम से मेरा सारा दर्द, सारा खौफ गायब हो गया। मेरे दिमाग में बस एक ही नाम गूंज रहा था। मैंने पागलों की तरह उसे आवाज देनी शुरू की, पप्पू, ओए पप्पू, कहाँ है तू? मैं लंगड़ाता हुआ मलबे के ढेर में उसे ढूंढने लगा। हर तरफ आग थी और पिघलता हुआ लोहा। मेरा दिल बैठा जा रहा था। मुझे लगा मैंने उसे भी खो दिया। तभी मुझे टैंकर के एक बड़े से मुड़े हुए हिस्से के नीचे किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। मैं उस तरफ भागा। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस भारी लोहे की चादर को हटाने की कोशिश की। मेरे हाथ जल गए, पर मुझे परवाह नहीं थी। 2-3 कोशिशों के बाद वो चादर खिसक गई और उसके नीचे पप्पू पड़ा था। वो बेहोश था, पर उसकी सांसें चल रही थीं। उसका सिर फट गया था और खून बह रहा था और उसकी एक टांग एक अजीब से एंगल पर मुड़ी हुई थी, शायद टूट गई थी। वो जिंदा था, यही मेरे लिए काफी था। मैंने जल्दी से अपनी कमीज फाड़ी और उसके सिर पर कसकर बांध दी ताकि खून का बहना रुक जाए। मैंने उसकी टांग को सीधा करने की कोशिश की, पर दर्द से उसकी चीख निकल गई और वो फिर बेहोश हो गया। अब मुझे समझ में आ गया था कि हमारी मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई हैं, बल्कि अब एक नई और शायद ज्यादा भयानक मुश्किल शुरू हो चुकी थी। हम उस भुतहा कब्रिस्तान से शायद बच गए थे, पर अब हम एक असली जंगल में फंसे हुए थे। मीलों तक कोई इंसानी बस्ती नहीं, कोई सड़क नहीं, कोई मदद नहीं। हमारे पास न खाना था न पानी, और मेरे साथ एक बुरी तरह से घायल साथी था जिसे तुरंत इलाज की जरूरत थी। उस ड्राइवर की डायरी के शब्द मेरे कानों में गूंजे, सूरज ही बचा सकता है। मैं जानता था कि हमें यहां से निकलना होगा। हर हाल में ये आग हमेशा नहीं जलती रहेगी, और जैसे ही ये आग बुझेगी और अंधेरा वापस आएगा, मुझे शक था कि वो आत्माएं भी वापस आ जाएंगी। हमें सुबह होने से पहले सूरज की पहली किरण के साथ यहां से निकलकर हाईवे तक पहुंचना था। पर अब मैं ये सोचने लगा कि पप्पू को इस हालत में लेकर कैसे जाऊंगा।
वो तो चलने की हालत में नहीं था। मैंने चारों तरफ देखा। मेरी नजर एक पुराने ट्रक के आधे जले हुए तिरपाल पर पड़ी। फिर मैंने पास पड़े 2 मजबूत लोहे के पाइप ढूंढे। मैंने पाइपों के बीच तिरपाल को कसकर बांधकर एक काम चलाऊ स्ट्रेचर तैयार किया। मैंने पप्पू को बहुत ही सावधानी से उस स्ट्रेचर पर लिटाया। फिर मैंने उस स्ट्रेचर के अगले हिस्से को अपने कंधों पर रखा और उसे खींचना शुरू किया। हमारी जिंदगी की सबसे मुश्किल यात्रा अब शुरू हो चुकी थी। जंगल का वो रास्ता जिस पर हम रात को उस भुताहा ट्रक के पीछे आए थे, अब और भी डरावना लग रहा था। आग की रोशनी पीछे छूट गई थी और हम फिर से घने अंधेरे में थे। बस आसमान में चांद की हल्की सी रोशनी हमारा सहारा थी। मेरे कंधे बुरी तरह दुख रहे थे। मेरे अपने घावों से खून रिस रहा था, पर मैं रुका नहीं। मैं बस उस स्ट्रेचर को खींचता रहा। हर 10-15 कदम के बाद मेरी सांसें उखड़ जाती, पर मैं पप्पू की तरफ देखता और फिर से चलने लगता। पप्पू बीच बीच में होश में आता और दर्द से कराहने लगता। कभी कभी वो बेहोशी में बड़बड़ाता, उस्ताद वो आ रहे हैं, भागो उस्ताद भागो। उसकी बातें सुनकर मेरा डर और भी बढ़ जाता। मैं सोचने लगता, क्या वो सच में हमें देख सकता है? क्या वो आत्माएं अब भी हमारे पीछे थीं? मैं पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं कर पाता था। मैं बस चलता रहा। घंटे बीतते गए। मेरा शरीर जवाब दे रहा था। मुझे लग रहा था कि अब मैं एक कदम भी और नहीं चल पाऊंगा। तभी मुझे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, पत्थरों पर टायर के घिसने की आवाज। वो हाईवे था। एक नई उम्मीद, एक नई ताकत मेरे अंदर आ गई। मैंने अपनी बची खुची सारी हिम्मत बटोरी और लगभग दौड़ते हुए उस आवाज की तरफ बढ़ने लगा। और कुछ ही मिनटों बाद हम जंगल से बाहर थे। हमारे सामने वही काली सुनसान सड़क फैली हुई थी। हम वापस आ गए थे। मैं वहीं जमीन पर गिर पड़ा। मैं बुरी तरह हाँफ रहा था, पर मेरे चेहरे पर एक मुस्कान थी। हमने कर दिखाया था। हम उस जहन्नुम से जिंदा वापस आ गए थे। अब बस सुबह का इंतजार था। सुबह कोई ना कोई गाड़ी तो आएगी ही। सुबह होने में अभी भी शायद 2-3 घंटे बाकी थे। तभी दूर से मुझे 2 हेडलाइट्स नजर आई। कोई गाड़ी आ रही थी। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैंने सोचा भगवान ने हमारी सुन ली। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर उठने की कोशिश की और सड़क के बीच में जाकर हाथ हिलाने लगा। रुको, मदद करो, रुको। गाड़ी पास आकर रुकी। वो एक पुरानी जीप थी। उसमें से 4-5 आदमी नीचे उतरे। उन्होंने मैले कुचैले कपड़े पहने हुए थे और उनके हाथ में लाठियां और टॉर्च थी। मैंने सोचा कि शायद पास के किसी गांव के लोग होंगे। मैं लगभग रोते हुए उनकी तरफ बढ़ा। भाई साहब, भगवान ने आपको भेजा है। हमारा एक्सीडेंट हो गया। वो जंगल में मेरा साथी बहुत जख्मी है। प्लीज हमारी मदद करो। मैं टूटे फूटे शब्दों में उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा था। उनमें से एक आदमी, जो उनका लीडर लग रहा था, आगे बढ़ा। उसने टॉर्च की रोशनी मेरे चेहरे पर मारी और फिर पप्पू की तरफ। उसने अपने साथियों की तरफ देखकर एक मुस्कान दी, पर वो मुस्कान किसी हमदर्द की नहीं थी। वो एक शिकारी की मुस्कान थी। उसने अपने साथियों से कहा और उसके शब्द मेरे कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरे। देखो रे, सड़क ने आज 2 नए शिकार दिए हैं। लगता है माल से भरा ट्रक पलटा है इनका। और ये देख, एक तो पहले से ही लंगड़ा है। हमारा काम और भी आसान हो गया। वो सब हंसने लगे, एक ठंडी बेरहम हंसी। और फिर वो धीरे धीरे अपनी लाठियां जमीन पर ठोकते हुए हमारी तरफ बढ़ने लगे। उस पल उस हाईवे की सड़क पर मुझे एक भयानक सच का एहसास हुआ। मैं सोचने लगा कि हम एक जहन्नुम से तो बचकर निकल आए थे, पर शायद एक दूसरे और शायद उससे भी बदतर जहन्नुम में आ फंसे थे। आत्माओं और भूतों से तो हम शायद लड़ भी लेते, पर इन इंसानी भेड़ियों से कैसे लड़ते? उस हाईवे पर उस ठंडी बेरहम रात में मैं एक भयानक सच को समझ चुका था। कभी कभी इंसान का चोला पहने हुए शैतान उन रूहानी शैतानों से कहीं ज्यादा खतरनाक होते हैं। भूतों और आत्माओं का डर अपनी जगह है, पर जब सामने हाथ में लाठी और चाकू लिए जीती जागती मौत खड़ी हो, तो शरीर में बची खुची हिम्मत भी जवाब दे जाती है। जीप से उतरे वो 5 आदमी अब हमें घेर कर खड़े थे। उनके चेहरे पर लालच और हवस साफ नजर आ रही थी। वो हमें इंसान नहीं, बल्कि एक मौका समझ रहे थे। अब मैं सोचने लगा कि यह क्या नई मुसीबत आ गई। हम एक जहन्नुम से निकले ही थे कि दूसरे में आप फंसे। उनके सरदार ने, जिसकी एक आंख थोड़ी छोटी थी, अपनी लाठी से मेरे कंधे के घाव पर चुभोते हुए कहा, बोल, ट्रक कहाँ है तेरा और माल क्या था उसमें?
दर्द की एक तेज लहर मेरे शरीर में दौड़ गई। मैंने कराहते हुए कहा कि ट्रक खाई में गिर गया, सब कुछ तबाह हो गया। हमारे पास कुछ नहीं है भाई। भाई? वो जोर से हंसा। हम तेरे भाई नहीं, तेरे बाप हैं। सच सच बता, वरना इस लंगड़े दोस्त की दूसरी टांग भी यहीं तोड़ देंगे। इतना कहकर उसने अपनी लाठी से पप्पू की टूटी हुई टांग पर हल्के से मारा। पप्पू, जो अब तक बेहोशी में था, दर्द से छटपटाकर होश में आ गया। उसकी चीख ने रात के सन्नाटे को चीर दिया। यह देखकर मेरे अंदर का खून खौल उठा। मैं थका था, जख्मी था, डरा हुआ था, पर पप्पू की चीख ने मेरे अंदर के सोए हुए बाप को जगा दिया। वो लड़का मेरे भरोसे मेरे साथ आया था। मैं उसे इस तरह मरते हुए नहीं देख सकता था। मुझे पता था कि मैं इन पांचों से लड़ नहीं सकता। मेरा एकमात्र हथियार मेरा दिमाग था, और मेरे पास एक ऐसा राज था, एक ऐसा खौफनाक सच था जो शायद मेरा हथियार बन सकता है। मैंने हाँफते हुए कहा कि ठीक है, बताता हूं। ट्रक खाई में नहीं गिरा, वो जंगल के अंदर है। पर वो जगह ठीक नहीं है। सरदार की आंखों में चमक आ गई। जगह ठीक नहीं है? क्यों? तेरा बाप बैठा है क्या वहां? मैंने कांपती हुई आवाज में कहा कि वहां आत्माएं हैं, भूत हैं। वो जगह भुतहा है। हम बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागे हैं। मेरी बात सुनकर वो सब जोर जोर से हंसने लगे। भूत? सरदार ने मेरी आंखों में झांकते हुए कहा। अरे ओ ड्राइवर, हम वो लोग हैं जिन्हें देखकर भूत भी रास्ता बदल लें। हमें कहानी मत सुना, सीधा रास्ता दिखा, वरना तेरी कहानी यहीं खत्म कर देंगे। अब मेरे सामने एक ही रास्ता था, या तो इनके हाथों यहीं मर जाऊं, या फिर इन शैतानों को उन असली शैतानों के पास ले जाऊं। मेरा दिल कह रहा था कि मैं आग से खेल रहा हूं, पर जब चारों तरफ आग लगी हो तो आग में कूदना ही शायद बचने का एकमात्र रास्ता होता है। मैंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें ले चलता हूं, पर मेरे इस साथी को यहीं छोड़ दो, ये चल नहीं पाएगा। सरदार ने अपने एक आदमी को इशारा किया। ए कालू, तू यहीं रुक इस लंगड़े के पास, बाकी हमारे साथ चलेंगे। और सुन बे ड्राइवर, अगर तूने चालाकी करने की कोशिश की तो लौटकर जब हम आएंगे तो तुझे तेरा ये दोस्त टुकड़ों में मिलेगा। ये एक सीधी धमकी थी। मेरे पास अब कोई और रास्ता नहीं था। मैंने भगवान का नाम लिया और उन्हें उस कच्चे रास्ते की तरफ ले चला जो उस जहन्नुम की तरफ जाता था। जंगल में वापस घुसते ही मेरा दिल फिर से धड़कने लगा। वो लोग मेरे पीछे चल रहे थे, अपनी टॉर्च की रोशनी से रास्ता देख रहे थे और आपस में हंस हंस कर बातें कर रहे थे कि आज कितना माल हाथ लगेगा। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो कहां जा रहे हैं। जैसे जैसे हम उस ट्रक कब्रिस्तान के करीब पहुंच रहे थे, हवा फिर से ठंडी होने लगी। हवा में वही जली हुई, सड़ी हुई गंध वापस आने लगी। मेरे कदम भारी होने लगे। उन लोगों ने भी इस बदलाव को महसूस किया। उनकी हंसी अब बंद हो चुकी थी। एक ने कहा, अजीब सी बदबू है यहां। सरदार ने उसे डांटा, चुपचाप चल, माल हाथ लगने वाला होता है तो ऐसी ही बदबू आती है। पर मैं जानता था वो माल की नहीं, मौत की बदबू थी। कुछ ही देर में हम उस कब्रिस्तान के मुहाने पर खड़े थे। सुबह होने में अब ज्यादा देर नहीं थी। आसमान का रंग अब गहरा काला नहीं बल्कि हल्का नीला होने लगा था, पर कब्रिस्तान के ऊपर अब भी अंधेरे का राज था। आग अब लगभग बुझ चुकी थी। बस कुछ जगहों पर सुलगते हुए अंगारे थे जो एक भयानक लाल रोशनी फेंक रहे थे। उन लोगों ने जब उस तबाही का मंजर देखा तो उनकी आंखें फटी रह गईं। ये क्या है? एक ने घबराकर पूछा। सरदार ने उस बड़े से गड्ढे को देखा जहां मेरा ट्रक था। उसने गुस्से से मेरी तरफ देखा। हरामजादे, तूने हमें धोखा दिया। यहां तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ जलकर राख हो गया है। वो मेरी तरफ झपटा। उसने मेरा कॉलर पकड़ लिया और चाकू निकाल लिया। मैं तुझे यहीं जिंदा गाड़ दूंगा। मैं कुछ कह पाता उससे पहले ही हम सब ने वो आवाज सुनी, एक धीमी फुसफुसाहट जैसी आवाज जो किसी जले हुए ट्रक के मलबे के पीछे से आई थी। नए मेहमान। हम सब उस तरफ जम गए। सरदार का हाथ हवा में ही रुक गया। कौन है वहां? उसने कांपती हुई आवाज में पूछा। उसका एक साथी जो शायद ज्यादा ही दिलेर बन रहा था, टॉर्च लेकर उस मलबे की तरफ बढ़ा। देखता हूं कौन है। वो जैसे ही मलबे के पास पहुंचा, एक धुएं जैसा काला साया तेजी से मलबे के पीछे से निकला और उस आदमी के ऊपर झपट पड़ा। उस आदमी की एक दर्दनाक घुटती हुई चीख निकली और फिर सब शांत हो गया। उसकी टॉर्च जमीन पर गिरकर घूम रही थी। अब उन लुटेरों की हवा खराब हो चुकी थी। उनके चेहरे का रंग उड़ गया था। वो समझ गए थे कि मैं झूठ नहीं बोल रहा था।
सरदार ने डर के मारे मुझे धक्का दिया और चिल्लाया, भागो, यहां से भागो। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। चारों तरफ उन जले हुए ट्रकों के कंकालों के पीछे से वो आत्माएं निकलनी शुरू हो गईं। धमाके और आग ने उन्हें कमजोर कर दिया था, पर खत्म नहीं किया था। वो अब पहले की तरह ठोस नहीं, बल्कि धुएं और परछाइयों की तरह लग रही थी। पर उनकी खोखली आंखों में वही भूख थी, और इस बार उनका निशाना मैं नहीं था। वो उन नए ताजे खून की तरफ बढ़ रही थी। उन लुटेरों की चीखें उस कब्रिस्तान में गूंजने लगीं। वो अपने चाकू और लाठियों को हवा में घुमा रहे थे, पर उनका वार धुएं पर पड़ रहा था। आत्माएं उन पर लिपटती जा रही थीं और उनके शरीर से जिंदगी खींच रही थी। मैं देख सकता था कि उन लुटेरों के शरीर कैसे कमजोर पड़ रहे थे, उनकी त्वचा कैसे पीली पड़ती जा रही थी। सरदार, जो सबसे ज्यादा चीख रहा था, उसने भागने की कोशिश की। वो मेरी तरफ दौड़ा, शायद मुझे ढाल बनाना चाहता था। पर जैसे ही वो मेरे पास पहुंचा, मेरे ठीक बगल में पड़े एक ट्रक के जले हुए दरवाजे से एक कंकाल जैसा हड्डी का हाथ बाहर निकला और उसका पैर पकड़ लिया। सरदार चीखता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। वो हाथ उसे घसीटकर उस ट्रक के अंधेरे में ले जाने लगा। बाकी लुटेरों का भी वही हश्र हो रहा था। वो एक एक करके उन आत्माओं का शिकार बन रहे थे, और मैं उस नरक के बीचों बीच खड़ा था, हैरान, डरा हुआ, पर जिंदा। एक अजीब सी खामोशी मेरे चारों तरफ थी। वो आत्माएं मुझे अनदेखा कर रही थीं, जैसे मैं उनके लिए मौजूद ही नहीं था। मैंने सोचा कि शायद उन लुटेरों की ताजा गर्मी के सामने मेरा थका और जख्मी शरीर उनके किसी काम का नहीं था। मैं उस खौफनाक मंजर को देख रहा था, जहां इंसान का लालच और शैतान की भूख एक दूसरे से टकराकर खत्म हो रही थी। और उसी पल मुझे एहसास हुआ, यही मेरा मौका है, शायद एकमात्र मौका। उन आत्माओं का ध्यान पूरी तरह से उन लुटेरों पर था। मैंने एक पल भी नहीं घंवाया। मैं पलटा और अपनी बची खुची सारी ताकत लगाकर उस जंगल के रास्ते पर वापस भागने लगा। मेरे पीछे उन लुटेरों की आखिरी चीखें गूंज रही थीं, जो धीरे धीरे खामोशी में बदलती जा रही थीं। मुझे हाईवे तक पहुंचना था, मुझे पप्पू तक पहुंचना था। पर जैसे ही मैं कब्रिस्तान के मुहाने पर पहुंचा, मुझे उस लुटेरे की बात याद आई जो पप्पू के पास रुका था, कालू। एक नया डर मेरे दिल में बैठ गया। मैं सोचने लगा कि अगर मैंने यहां से निकलने में देर कर दी, तो क्या वो शैतान मेरे दोस्त को मेरे पीछे उस ट्रकों के कब्रिस्तान में इंसानी लालच और शैतानी भूख का भयानक खेल चल रहा था। पर मेरे पास उस मंजर को देखने का वक्त नहीं था। मेरा दिमाग सिर्फ एक ही नाम चिल्ला रहा था, पप्पू। और मेरा दिल उस खतरे को महसूस कर रहा था जिसमें वो अकेला फंसा हुआ था। मैं अपनी जिंदगी की सबसे तेज दौड़ लगा रहा था। मेरे जख्मी कंधे और थके हुए शरीर का दर्द अब महसूस नहीं हो रहा था। एड्रेनालाइन और डर ने उसे दबा दिया था। मैं उसी कच्चे भुतहा रास्ते पर वापस भाग रहा था, जो अब उतना डरावना नहीं लग रहा था। शायद इसलिए क्योंकि मैं उससे भी बदतर नरक देखकर आ रहा था। पेड़ों के बीच से आसमान अब हल्का हल्का नारंगी होने लगा था। सूरज निकलने वाला था। उस ड्राइवर की डायरी की बात मेरे लिए एक उम्मीद की किरण थी। सूरज ही बचा सकता है। जंगल का वो रास्ता जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। हर कदम एक पहाड़ जैसा लग रहा था। मेरी सांसें किसी धौंकने की तरह चल रही थी। तभी मुझे पेड़ों के बीच से वो काली लकीर दिखाई दी। हाईवे। मैं अपनी बची खुची ताकत से दौड़ता हुआ जंगल से बाहर निकला। सामने का मंजर देखकर मेरा दिल बैठ गया। लुटेरों की जीप वहीं खड़ी थी और जीप के पास पप्पू अब भी जमीन पर पड़ा था। उसके ऊपर वो लुटेरा कालू खड़ा था। वो बेचैन लग रहा था। वो बार बार जंगल के उस रास्ते की तरफ देख रहा था जहां से हम गए थे। वो शायद अपने साथियों का इंतजार कर रहा था। उसके हाथ में एक लंबा मोटा डंडा था, जिसे वो बेचैनी में जमीन पर ठोक रहा था। मैं एक घनी झाड़ी के पीछे छिप गया। मैं सोचने लगा कि मैं सीधे बाहर नहीं जा सकता। वो मुझसे ज्यादा ताकतवर था और मैं पहले ही बुरी तरह जख्मी था। एक सीधी लड़ाई में मैं 1 मिनट भी नहीं टिक पाता। मुझे उसे उसके ही खेल में हराना था। मुझे उसे डराना था, उसी डर से जिससे मैं खुद गुजर कर आया था। मैंने जमीन से एक छोटा सा पत्थर उठाया और उसे अपनी दाईं तरफ जंगल के अंदर कुछ दूरी पर फेंका। पत्थर के गिरने से झाड़ियों में खड़खड़ाहट हुई। कालू चौंक कर उस तरफ पलटा। कौन है? सरदार, तुम लोग आ गए? कोई जवाब नहीं आया। उसकी बेचैनी अब डर में बदल रही थी। वो अकेला था और उसके साथी अब तक लौटे नहीं थे। मैंने अपनी आवाज को जितना हो सके उतना धीमा और खौफनाक बनाया। मैंने मुंह पर हाथ रखकर
एक फुसफुसाहट पैदा की जो झाड़ियों के पीछे से आती हुई लगे। का लू। मेरी आवाज हवा में तैरती हुई उस तक पहुंची। वो बुरी तरह उछल पड़ा। उसने अपनी टॉर्च उस दिशा में मारी जहां से आवाज आई थी। कौन कौन बोला? उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने इस बार दूसरी दिशा में एक और पत्थर फेंका और फिर से फुसफुसाया, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं जैसे तुम्हारे साथियों का किया। नहीं, ये झूठ है, वो चिल्लाया, पर उसके चेहरे पर खौफ साफ नजर आ रहा था। वो अब अंधविश्वास और हकीकत के बीच झूल रहा था। उसने डर के मारे पप्पू की तरफ देखा जैसे वो उसका अकेला सहारा हो। वो पप्पू के पास गया और उसका कॉलर पकड़कर उसे उठाने की कोशिश की। बोल बे, तेरे उस्ताद ने कुछ जादू टोना किया है क्या? पप्पू दर्द से कराह उठा। ये देखकर मैं और इंतजार नहीं कर सकता था। जब उसका ध्यान पूरी तरह पप्पू पर था, मैं चुपचाप झाड़ियों से बाहर निकला। मैं भागा नहीं। मैं दबे पांव सड़क के किनारे किनारे अंधेरे का फायदा उठाकर जीप की तरफ बढ़ने लगा। मेरा इरादा उसे लड़ना नहीं, बल्कि पप्पू को उठाकर जीप में डालना और भागना था। पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब मैं जीप से बस कुछ ही कदम दूर था, मेरा पैर एक डीले पत्थर पर पड़ा और मैं लड़खड़ा गया। आवाज सुनकर कालू तुरंत पलटा। उसने मुझे देख लिया। उसकी आंखों में पहले हैरानी, फिर गुस्सा और फिर एक वहशी चमक आई। तो तू यहीं छुपा था हरामजादे? मेरे साथियों को मारकर अब मुझे डराने आया है? वो चिल्लाया और अपना डंडा लेकर मेरी तरफ झपटा। मैं जानता था कि अब सब खत्म हो गया। मैं भाग नहीं सकता था। पर तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। पूरब की दिशा में पहाड़ों के पीछे से सूरज की पहली किरण निकली। एक सुनहरी पवित्र रोशनी जिसने रात के अंधेरे को चीरना शुरू कर दिया। वो रोशनी जैसे ही हाईवे पर पड़ी, मेरे अंदर जैसे किसी ने बिजली भर दी हो। वो सिर्फ रोशनी नहीं थी, वो उम्मीद थी, वो जिंदगी थी। वो उस डायरी वाले ड्राइवर का आखिरी संदेश था। कालू मुझ पर डंडा उठाने ही वाला था कि मैंने पास पड़े एक भारी पत्थर को अपनी पूरी ताकत से उठा लिया। मेरे जख्मी कंधे ने दर्द से चीख मारी, पर मैंने परवाह नहीं की। मैंने उस शैतान की आंखों में आंखें डालकर अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया और उस पत्थर को लेकर उसकी तरफ दौड़ पड़ा। ये लड़ाई ताकत की नहीं, हिम्मत की थी। वो मुझसे मजबूत था, पर मैं मौत को बहुत करीब से देखकर आया था। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं था और उसके पास अपनी जान का डर था। उसने मुझ पर डंडा चलाया, पर मैंने उसे अपने हाथ पर झेल लिया। हड्डी टूटने जैसा दर्द हुआ, पर मैं रुका नहीं। मैंने उसके पेट में जोर से टक्कर मारी और हम दोनों जमीन पर गिर पड़े। लड़ाई अब जमीन पर हो रही थी। वो मुझे मारने की कोशिश कर रहा था और मैं बस खुद को बचाने की। तभी मैंने देखा कि उसका चाकू उसकी कमर से निकलकर जमीन पर गिर गया है। मैंने उसे एक जोरदार धक्का दिया और उस चाकू की तरफ झपटा, पर वो मुझसे पहले उस तक पहुंच गया। उसने चाकू उठा लिया और मेरी तरफ पलटा। उसकी आंखों में जीत की चमक थी। अब बोल ड्राइवर। वो मुझ पर चाकू से वार करने ही वाला था कि तभी पीछे से एक आवाज आई और एक भारी चीज उसके सिर पर आकर लगी। कालू की आंखें हैरानी से फैल गईं और वो वहीं मेरे ऊपर ढह गया। मैंने उसे किनारे धकेला और देखा। उसके पीछे पप्पू खड़ा था। वो अपने टूटे पैर के बावजूद घिसटता हुआ वहां तक आया था और जीप में से जैक रॉड निकालकर उसने कालू के सिर पर मार दी थी। हम दोनों एक दूसरे को देखते रहे। हम बुरी तरह जख्मी थे, खून से लथपथ थे, पर हम जिंदा थे और हम आजाद थे। सूरज अब पूरी तरह निकल आया था। रात का अंधेरा और उसका खौफ अब छोड़ चुका था। हमने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। मैंने कालू को घसीटकर सड़क के किनारे किया। फिर मैंने पप्पू को सहारा देकर उठाया और किसी तरह उसे जीप की अगली सीट पर लिटाया। मैंने ड्राइवर सीट पर बैठकर चाबी ढूंढी। वो डैशबोर्ड में ही लगी हुई थी। मैंने जीप स्टार्ट की। इंजन की आवाज उस सुबह में किसी संगीत की तरह लग रही थी। मैंने जीप को हाईवे पर दौड़ा दिया, उस शापित जगह से दूर, जितना दूर हो सके। मैंने एक बार भी रियर व्यू मिरर में पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं उस रात के किसी भी हिस्से को दोबारा नहीं देखना चाहता था। हम हाईवे पर भागे जा रहे थे। सूरज की रोशनी अब गर्म लगने लगी थी। रात का खौफ धीरे धीरे पिघल रहा था, पर उसकी यादें हमारे जहन में हमेशा के लिए जम चुकी थीं। हम बच गए थे, पर मैं जानता था कि हम अब कभी भी पहले जैसे नहीं रह पाएंगे। उस एक रात ने हमें हमेशा के लिए बदल दिया था। सूरज की रोशनी में हाईवे किसी जीवन देने वाली नदी की तरह लग रहा था। जीप के टायर जब पक्की सड़क पर दौड़ रहे थे, तो हर एक किलोमीटर के साथ ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हम मौत के मुंह से दूर और जिंदगी के करीब जा रहे हैं। मेरे हाथ स्टीयरिंग व्हील पर कांप रहे थे, पर मैंने गाड़ी की रफ्तार कम नहीं की।
पप्पू मेरे बगल में चुपचाप लेटा हुआ था। उसकी आंखें खुली थीं और वो बस सामने सड़क को घूर रहा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, न डर न राहत, बस एक खालीपन। हम दोनों के बीच एक खामोशी थी, पर यह वो खामोशी नहीं थी जिसमें कुछ कहने को ना हो। ये वो खामोशी थी जिसमें इतना कुछ था कि शब्द उसे बयां नहीं कर सकते थे। हम दोनों उस एक रात में सदियों का खौफ जी चुके थे और अब हमारे पास एक दूसरे की खामोशी को समझने के सिवा और कुछ नहीं बचा था। करीब 2 घंटे गाड़ी चलाने के बाद हमें एक छोटा सा कस्बा नजर आया। दुकानों के बोर्ड, लोगों की भीड़ और गाड़ियों का शोर, ये सब चीजें जो कभी मुझे परेशान करती थीं, आज जन्नत के संगीत की तरह लग रही थीं। मैंने कस्बे के सरकारी अस्पताल के सामने जाकर जीप रोकी। अस्पताल में हमें देखकर हड़कंप मच गया। हमारी हालत ही ऐसी थी, खून से लथपथ कपड़े, अनगिनत चोटें और आंखों में बसी हुई दहशत। डॉक्टरों और नर्सों ने हमें घेर लिया। उन्होंने हमसे सवाल पूछने शुरू किए, क्या हुआ, ये सब कैसे हुआ, एक्सीडेंट? और उस पल जब हम इंसानी दुनिया में वापस लौटे थे, हमें अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ बोलना पड़ा। अब हम उन्हें क्या बताते कि हम ट्रकों के कब्रिस्तान में मुर्दा ड्राइवरों की आत्माओं के साथ एक महफिल में शामिल थे, कि हमने आग के एक धमाके से एक शैतानी ताकत को भगाया है, कि हमने अपनी आंखों से इंसानों को भूतों का शिकार बनते देखा है। मैं सोचने लगा कि अगर हमने सच बता दिया तो कोई भी हमारी बात पर यकीन नहीं करेगा, बल्कि वो हमें पागल खाने में भर्ती करा देंगे। मैंने पप्पू की तरफ देखा, उसने भी मेरी तरफ देखा। हमारी आंखों ने एक दूसरे से बात की। हमने एक कहानी गढ़ी, एक ऐसी कहानी जिस पर दुनिया यकीन कर सके। मैंने डॉक्टरों को बताया, हमारा ट्रक झारखंड के जंगलों में ब्रेक फेल होने की वजह से खाई में गिर गया। जब हम बाहर निकले तो कुछ लुटेरों ने हम पर हमला कर दिया। उन्होंने हमारा सब कुछ लूट लिया और हमें मरा हुआ समझकर छोड़ गए। ये एक ऐसी कहानी थी जो हमारी चोटों को, हमारे फटे हुए कपड़ों को और हमारे गायब हुए ट्रक को समझा सकती थी। ये वो कहानी थी जो दुनिया सुनना चाहती थी। हमारी असली कहानी का बोझ उठाने के लिए सिर्फ हम 2 ही लोग बने थे। पुलिस आई, बयान लिए गए, हमने वही झूठी कहानी दोहराई। उन्होंने हमारी बातों पर यकीन कर लिया। हाईवे पर होने वाली लूटपाट और हादसे आम बात थी। हमारा मामला भी एक और फाइल में दब कर रह गया। मेरे और पप्पू के घर पर खबर दी गई। हमारे परिवार वाले आए। वो हमें इस हालत में देखकर रोए, पर वो इस बात से खुश थे कि हम जिंदा थे। वो हमारी चोटें देख सकते थे, पर हमारे अंदर लगे हुए जख्मों को नहीं। मुझे और पप्पू को ठीक होने में कई महीने लग गए। मेरे कंधे की हड्डी जुड़ गई, पर मेरा हाथ अब पहले की तरह काम नहीं करता था। पप्पू की टांग पर प्लास्टर चढ़ा और जब वो उतरा तो वो ठीक से तो चलने लगा, पर उसकी चाल में हमेशा के लिए एक हल्का सा लंगड़ापन रह गया। पर ये तो वो चोटें थीं जो दिख रही थीं। असली चोट तो हमारी रूह पर लगी थी। अस्पताल में जिस दौरान मेरा इलाज चल रहा था, एक रात मुझे एक अजीब सा सपना आया। मैंने सपने में देखा कि मैं उसी पुराने ऑयल टैंकर के केबिन में बैठा हूं, पर इस बार वहां डर नहीं था, एक अजीब सी शांति थी। मेरे सामने एक लंबा तगड़ा सरदार जी बैठा था, जिसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी। मैंने उसे पहचान लिया। ये वही था जिसकी तस्वीर मैंने उस टैंकर के परमिट पर देखी थी। सरदार सोहन सिंह। उसने मुझसे कहा, बेटा, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम सुरक्षित हो। उस रात तुमने जो किया, उसने हम सबको एक लंबी नींद में भेज दिया है। मैंने कांपते हुए पूछा, आप कौन हैं? वो मुस्कुराया। मैं भी तुम्हारी तरह ही एक ड्राइवर था। ये टैंकर मेरा घर था। कई साल पहले मैं एक कंपनी के लिए काम करता था जो पुरानी और अजीब चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती थी। मुझे नहीं पता था कि वो लोग किस चीज का व्यापार करते हैं। एक बार उन्होंने मुझे एक बड़ा सा संदूक दिया और कहा कि इसे बिहार के एक पुराने किले तक पहुंचाना है। वो संदूक, वो उस मालिक का ताबूत था। वो एक शैतानी ताकत थी जिसे किसी ने सदियों पहले कैद कर लिया था। मेरा ट्रक इसी हाईवे पर खराब हुआ और उस शैतान ने मुझे अपना पहला शिकार बनाया। उसने आगे बताया, उसके बाद से इस सड़क पर मरने वाले हर ड्राइवर की आत्मा यहीं कैद हो जाती थी। वो मालिक उन सब की ताकत को खींचकर खुद को जिंदा रखता था। वो आत्माएं उसकी गुलाम थीं। वो तुम्हारा ट्रक नहीं था जिसे वो पूज रही थी। वो उस लोहे के सामान के अंदर बसी हुई उस शैतान की ताकत को पूज रही थी जो उसे वापस जगा रही थी। मैंने पूछा, तो उस धमाके से क्या हुआ? क्या वो मर गया? सरदार सोहन सिंह ने ना में सिर हिलाया। नहीं, उस जैसी ताकतें मरती नहीं हैं, बस सो जाती हैं।
तुम्हारे धमाके ने उसे बहुत कमजोर कर दिया और उसे वापस उसी जमीन में दफन कर दिया है जहां से वो आया था। वो सालों तक नहीं जागेगा, पर वो जगह हमेशा के लिए शापित हो चुकी है। तुम बहुत किस्मत वाले हो जो बच गए। मेरी आत्मा इस टैंकर में बसी थी, इसी वजह से वो गुलाम आत्माएं अंदर नहीं आ पाती थी। उन्होंने तुम्हें फंसाया, पर तुमने खुद को और उस लड़के को बचा लिया। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा। अब दोबारा उस रास्ते पर कभी मत जाना राजदेव, और ये बात किसी को मत बताना। दुनिया इन बातों को नहीं समझती। इतना कहकर वो धीरे धीरे धुएं में बदल गया और मेरी नींद खुल गई। मैं पसीने से भीगा हुआ था, पर आज पहली बार मेरे दिल में खौफ की जगह एक शांति थी। मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब मिल चुके थे। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद मैं कभी कभी पप्पू से मिलने उसके गांव जाता था। वो अब पहले वाला पप्पू नहीं था। वो लड़का जो हर वक्त बातें करता था, जिसके हजारों सपने थे, वो अब ज्यादातर चुप रहता था। वो घंटों तक बस एक ही जगह देखता रहता था। एक दिन मैंने उससे पूछा, आगे क्या सोचा है पप्पू? सब ठीक हो जाएगा, फिर से चलेंगे ट्रक पर। उसने मेरी तरफ देखा और पहली बार कई महीनों में उसकी आंखों में एक भाव आया। वो डर का भाव था। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, नहीं उस्ताद, अब कभी नहीं। मैं अब किसी ट्रक के केबिन में दोबारा नहीं बैठूंगा। मुझे अब इन सड़कों से डर लगता है, रात के अंधेरे से डर लगता है, खामोशी से डर लगता है। मैं कुछ बोल नहीं पाया, क्योंकि मैं भी उसी डर से गुजर रहा था। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब मुझे फैसला लेना था। एक शाम मैं अपने घर के आंगन में बैठा था। मेरे हाथ में ट्रक की एक पुरानी चाबी थी जो मैं हमेशा अपनी जेब में रखता था। मैं उस चाबी को देख रहा था और उन 25 सालों के बारे में सोच रहा था जो मैंने सड़कों पर बिताए थे। वो सड़कें मेरा पहला प्यार थी, मेरा घर थी, मेरी जिंदगी थी। पर अब वो सड़कें एक भयानक राज की गवाह थी। मैंने एक लंबी गहरी सांस ली। मैंने वो चाबी उठाई और उसे घर के कोने में बने कुएं में फेंक दिया। एक आवाज के साथ चाबी पानी की गहराइयों में खो गई और उस आवाज के साथ मैंने अपनी 25 साल की ड्राइवरी को भी हमेशा के लिए दफन कर दिया। वो मेरा आखिरी सफर था। आज मैं एक छोटे से गांव में एक छोटी सी किराने की दुकान चलाता हूं। जिंदगी शांत है। पप्पू भी अब अपने गांव में खेती करता है। हम अब भी मिलते हैं। हम ज्यादा बातें नहीं करते। हम बस एक दूसरे के साथ बैठते हैं और एक दूसरे की खामोशी को समझते हैं, क्योंकि सिर्फ हम दोनों ही जानते हैं कि उस रात हाईवे पर क्या हुआ था। कभी कभी जब कोई नौजवान ड्राइवर मेरी दुकान पर आता है और बड़े जोश से अपने लंबे सफर के किस्से सुनाता है, तो मैं बस मुस्कुरा देता हूं। मैं उसे कभी नहीं बताता कि इन लंबी सुनसान सड़कों पर रात के अंधेरे में सिर्फ मंजिलें ही नहीं, बल्कि कुछ ऐसे राज भी दफन होते हैं जो इंसान की रूह को हमेशा के लिए जख्मी कर जाते हैं। मैं बस उससे इतना ही कहता हूं, बेटा, गाड़ी ध्यान से चलाना, और अगर रात को सड़क पर कोई मदद मांगे तो 100 बार सोचना। तो दोस्तों, ये कहानी यही खत्म हुई। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए, तो अपना नाम और अपने शहर का नाम वीडियो में कमेंट करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और भी डरावनी कहानियां में आप तक पहुंच सकें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्द ही कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।